हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। आपका ये रिवीजन वीडियो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ई बुक लर्निंग हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज ये हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका। कुछ क्वेश्चन इसमें आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ये है कौन सा, ये है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा रचना जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की है। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आती है। किस विधा के अंतर्गत आती है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ। तो ये आती है निबंध के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है निबंध। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो ये है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह जो है एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भगत सिंह के पिता सरदार सिंह किशन तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो ये किसके सहयोगी थे, तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। कौन थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ये बात आपको ध्यान रखना है ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा, नौजवान भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना आपको, भगत सिंह। और कितने ईस्वी में किया गया था, तो ये किया गया था 1926 ईस्वी में। कब किया गया था, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का गठन जो है स्थापित किया गया था, गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो है वह किस तरह का है, ये स्टोरी जो है किस विधा से संबंध है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा निबंध है एक तरह का। अर्धनारीश्वर जो है एक तरह का निबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस चीज़ का करने पे। तो ये हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी का जो कहानी है ये लिखा गया किसके द्वारा, कृति किसके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। तो इसलिए इसको जो है इस बुक के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है आपके बुक में, उसमें जो है किस शहर का चित्रण किया गया है ये बताना है आपको। तो ये किया गया अमृतसर का। किसका किया गया, अमृतसर। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा गांव है, मांझे। मांझे गांव का नाम है। लहना सिंह का गांव का क्या नाम है, मांझे। इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे, सूबेदार थे, लेफ्टिनेंट थे, जमादार थे, मेजर थे, वह किस पद पर थे। तो ये जमादार थे। लहना सिंह जो थे एक जमादार थे। ओके, ध्यान रखना आपको, जमादार। नेक्स्ट है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो ये हैं मलियज। मलियज जो है वो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मलियज होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। मलियज का जन्म ये कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। मलियज का जन्म कहाँ पे हुआ था। मलियज का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आजमगढ़। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मलियज के द्वारा जो है किस मंत्रालय में नौकरी किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय में। मलियज जो है किस मंत्रालय में नौकरी किया, कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी गई है।
कौन सी कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया? इस दिए गए ऑप्शन में से पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, ठप्पा, हार जीत, कौन सा कहानी जो है, कौन सा कविता जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ये कहानी, ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 1989, 1989 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो ये थे शिव रतन साहू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शिव रतन साहू जो थे वह जयशंकर प्रसाद के पितामह थे। ध्यान रखना आपको ये भी क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है वह किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ओके। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में जो है तुलसीदास कितने वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की है? 10 वर्षों तक। 10 वर्षों तक जो है काशी में रहकर, जिसको वाराणसी बोलते हैं आजकल, उसमें वहाँ पे रहकर जो है तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी 10 वर्षों तक रहकर, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ओके। और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि चैनल पर आप नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की रचना है। याद रखना आपको, रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? दिए गए ऑप्शन में बताना है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है कौन सी कविता लिखी गई है। गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, पुत्र वियोग, इनमें से कौन सा कविता जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा हार जीत। हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निर्मला देवी। क्या हो जाएगा? निर्मला देवी नाम था अशोक वाजपेयी की माँ का नाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दुर्ग, छत्तीसगढ़, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास की कौन सी रचना है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको कि सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है। पुत्र वियोग, करबक, छप्पय, पद, इनमें से कौन सा रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद। पद की रचना जो है वो सूरदास के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, तो याद रखना आपको, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं या कवि थे? सूरदास जो है किस भक्ति के कवि थे? ये थे कृष्ण भक्ति के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति के कवि थे सूरदास, ओके। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करबक के कवि कौन है? करबक जो कविता उसके कवि कौन है? तो ये हैं कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो ये कविता लिखा गया करबक, ओके। ध्यान रखना आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है करबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जैसी का। जैसी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है वह किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा? दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, अधिनायक। तो ये हो जाएगा आपका उषा। उषा जो है कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को जो है हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कवियों के कवि। कवियों के कवि कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में, ओके। ध्यान रखना है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है?
जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था जन्म? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति किस वर्ष में के थे? किस वर्ष के थे माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 वर्ष के थे। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है वह सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विष्णु किस एकांकी के पात्र हैं? विष्णु जो है वह किस एकांकी के पात्र हैं? विष्णु किस एकांकी के पात्र हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ की पात्र है विष्णु, एक एकांकी के पात्र है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का क्या नाम है इस कहानी में? तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। नेक्स्ट है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया? मानक के द्वारा जो है किस युद्ध में लड़ने के लिए गया था सिपाही के रूप में? तो ये गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि भूषण के द्वारा जो है कौन सी कविता लिखी गई है। छपय, पद, कवित, कड़बड़, कौन सा कविता लिखा गया? तो ये लिखा गया कवित। कवित जो है कविता भूषण के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? भूषण जो है रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो ये है रीति युग धारा के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रीति युग धारा के कवि हैं भूषण। नेक्स्ट है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो ये है वीर रस। कौन से रस हैं? वीर रस हैं कवित के प्रथम पद में। नेक्स्ट है छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? छपय शीर्षक के रचयिता है नाभादास। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नाभादास जो है वह छपय शीर्षक के रचयिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नाभादास की कौन सी रचना है? किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, या तो क्वेश्चन का वैरायटी ये पता चलेगा किस तरह से पूछा जा सकता है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया छपय शीर्षक के रचयिता कौन है, तो आंसर हो गया नाभादास। फिर उसी को उल्टा के पूछ दिया गया नाभादास की कौन सी रचना है? तो दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, छपय। छपय जो है वो नाभादास की रचना है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जो है वह किस धारा के कवि थे? तो ये थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे नाभादास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो थे वह किसके समकालीन थे? तो ये थे तुलसीदास के समकालीन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सी कविता इसके द्वारा लिखा गया है। अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, कौन से कविता जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है कितने ईस्वी में प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है 1992 ईस्वी। नेक्स्ट है 1999 में जो है विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो ये कविता संग्रह किया गया था, लिखा गया था लगभग जय हिंद, ये कितने ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये बताना है आपको। तो ये हुआ 1971 ईस्वी में। कब हुआ? 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना आपको, 1971 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं?
किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल? तो ये रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है विनोद कुमार शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए हैं। ओके, तो ये थे कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है? अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक गुण के दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ओके, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। अर्थात जो है नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि पूर्णता में वृद्धि ही होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसे यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्री योचित गुण आ जाने पर तृष्ण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। ओके, इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप बराबर अधिकार है उसी तरह नारियों को भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। दिनकर के द्वारा जो ये समझाया कोशिश किया गया है कि पुरुष और स्त्री जो है वह दोनों वर्ग जो हैं दोनों पूर्ण रूप से समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जितना सूर्य की रोशनी पुरुष को जरूरत है उतना ही नारियों को जरूरत है, उस पर भी उसका भी उतना ही अधिकार है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। अगर पुरुष जो है यदि कुछ नारियों के गुण अपना लें तो अनावश्यक विनाश से वह बच सकता, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो ये भय मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। तो ये सारे फैक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। दिनकर जी के अनुसार जो है गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा जो है वो बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। जो पुरुष जो है गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते हैं और नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है। वह दया माया सहिष्णुता गुण की भंडार है। ओके, तो ये है ना प्रवृत्ति मार्ग में। ओके, अब देख लेते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जो है, निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। निवृत्ति मार्ग जो है गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। यदि गृहस्थ जीवन का आप अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब आप नारी को अस्वीकार कर रहे हैं। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। निवृत्ति मार्ग से जो है वो नारी की मान मर्यादा गिरती है, वहीं प्रवृत्ति मार्ग से जो है नारी की मान मर्यादा बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो निवृत्ति मार्गी बने उन्हें जीवन साथी जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी भी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। ओके, यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिगत भक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना माने जाने लगी, तब झुंड के विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। झुंड के झुंड जो हैं विवाहित लोग जो हैं वह संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा।
बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। ये बात आपको ध्यान रखना। ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो बुद्ध जो हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, ये सारे संत जो हैं ये निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। ओके, ध्यान रखना आपको। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। तो देख लेते हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरिजी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। ओके, लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास में अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध हैं। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। सूबेदारनी का विश्वास ही जो है लहना सिंह का उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ है युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। इसका बलिदान जो है, लहना सिंह का बलिदान जो है प्रथम विश्व युद्ध में ये व्यर्थ हो जाता है, और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध जो है सिद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है इसमें। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये है कहानी का प्रारंभ और किस रूप में होता है, ये बताना था। नेक्स्ट है, यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई तो लड़के की क्या हालत हुई। उसने कहा था कहानी में लड़का कौन है, लहना सिंह। लड़की से एक दिन जब वही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुरमाई मतलब हो गया मंगनी हो गई है, तब लड़की जो है धत कहने के बजाय कही हाँ कल ही हो गई है। देखा नहीं कि यह रेशम के फुलकों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता। लहना सिंह को जो है शौक लग जाता, बहुत ही आश्चर्य हो जाता, जो लड़की की जो है मंगनी हो जाती है। इस कारण से वो जो है लड़की की हालत जो है वो हतप्रभ हो जाता है, वो शौक में चले जाता है। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। रोज कहानी में जो है मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया, क्योंकि जवानी के दिनों में मालती और विवाहित मालती में काफ़ी अंतर आ गया था, क्योंकि विवाहित मालती का शरीर गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया था। ओके, क्योंकि विवाहित मालती का शरीर जो है वह गृहस्थ जीवन में बोझ तले दब गया था। यह तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है, लेखक को ऐसा आभास हुआ था। तो ये लेखक जो है मालती के बारे में सोचा था। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के रिवीजन वीडियो के तौर पे आपको देखना है ये वीडियो। ओके, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ई-बुक लर्निंग हब के नाम से ही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई-बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।